बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ इशालत मान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं जनाब, और बहुत ही अच्छी खबरें हमारे पास, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी की वीडियो जारी की है, और बड़ी खूबसूरत वीडियो उसकी जारी हुई। वीडियो भी है, ट्रॉफी भी बहुत खूबसूरत है, और उसके ऊपर बहुत ही मेहनत हुई है, क्योंकि इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले थॉमस लाइट हैं जिन्होंने इस ट्रॉफी को डिजाइन किया, और फिर इसे अब आवाम के सामने रख दिया गया। इसके लिए जान मारेंगी तमाम, इसके मुख्तलिफ मराहल हैं जिससे गुजरते हुए ट्रॉफी आप तक पहुंची है। तो ट्रॉफी की जो आप इस वक्त असल शक्ल देख रहे हैं, इससे पहले उस पर कितनी मेहनत की गई है, किन किन लोगों की इसमें कोशिशें, मेहनत और काविशें शामिल हैं, वो सब देखते हैं। क्योंकि थॉमस लाइट ये कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को बेहतरीन तरीके में बनाने का जो एक प्रेशर, एक दबाव था, वो हमेशा होता है। इतने ममालिक इन्वॉल्व हैं, बेहतरीन दुनिया की क्रिकेट टीमें जिनको जीतने पर ये ट्रॉफी मिलनी है, तो दबाव तो होना ही था। लेकिन उस दबाव को मलूज़े खातिर लाते हुए जो मेहनत इन्होंने की है वो रंग लाई है, और वाकई काबिल दीद है, खूबसूरत है, और हक अदा किया जाएगा यकीनी तौर पे जिससे भी ये ट्रॉफी मिलेगी। और पाकिस्तान पूरी सरहद की बाजी लगाएगा। हमारे शाहीन तैयार है, हम पूरे उनके जो जीत के लिए दुआगो भी हैं, और पूरी सपोर्ट भी कर रहे हैं। इंग्लैंड की टीम भी फाइनली पाकिस्तान पहुंच चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले से मौजूद थी, जनूबी अफ्रीका, और जिस वक्त इंग्लैंड की टीम पहुंची है वो भी काफ़ी खुश दिखाई दिए। इंतज़ामात काफ़ी तसल्ली बख्श हैं। सभी टीमों को बेहतरीन जो इंतज़ामात हैं वो दिए जा रहे हैं, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी जा रही है, और इस चीज़ को मलूज़े खातिर रखा जा रहा है कि उन्हें। और जुनेद, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पहुंच चुकी है। ये साबित करता है कि पाकिस्तान कितना महफूज मुल्क है। तमाम टीमें बहुत ही अच्छे अंदाज में किया गया, और बहुत रिलैक्स विजुअल्स में देखिए। और अब देखिए जिस तरह से वो एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं जुनेद, ये भी मनाजिर देखने से ताल्लुक रखते हैं कि किस तरह से वो कितने रिलैक्स हैं, हशाश बशाश है। उन्हें लग रहा है जैसे वो अपने ही मुल्क में, अपने ही एयरपोर्ट के ऊपर हैं। उन्हें कुछ अचंभे की बात नहीं लग रही है कि वो किसी दूसरे मुल्क में है जहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट, जो हमारे भारत दोस्त ने इतना पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया था। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस असर को ज़ायल कर दिया इन तमाम टीमों के कॉन्फिडेंस ने। कल है पहला मैच, ओपनिंग सेरेमनी, जिसका आगाज़ होगा नेशनल स्टेडियम कराची से। लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अंदर पूरी तरह से जगमगा रहा है, और कैसी तैयारियां वहां पे हैं ये भी जानेंगे। लेकिन हम पहले टॉप 5 स्टोरीज की जानिब चलते हैं, फिर उसके बाद हम चौधरी अशरफ से जानेंगे कि कराची स्टेडियम की तैयारियां कैसी हैं। तो सबसे पहले आपको यही बताएंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच शाहीन और कीवीज के दरमियान कल कराची में नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। किस तरह से तमाम टीमें वहां पर मैदान में उतरेंगी ये देखना होगा। उसकी इफ्तिताही तकरीब के हवाले से भी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का 20 साल बाद पहला दौरा पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ़द की मुलाकात भी हुई है। जी हाँ, मुलाकात काफ़ी सूदमंद साबित हुई है। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, कितनी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, इस पर भी तफसीलन बात करेंगे। उसके मुल्क की इकॉनमी पर क्या बात होगी, फिर उसके बाद बात करेंगे कि जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इकॉनमी में, तो बेहतरी आ ही रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट भी पाकिस्तान आ रही है, तो ये सारी पॉजिटिव चेंजेस हैं जिसको देख के एक उम्मीद, एक हौसला बनता है, और लगता ये है कि हम अब सही डायरेक्शन में फाइनली मूव ऑन करना शुरू हो चुके हैं। और आने वाले सालों में जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है, जो एक फीलिंग है, जो एक पहले लग रहा था कि जी हम दबाव का शिकार हैं, वो चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। फिर बात होगी आज के प्रोग्राम में नाज़रीन बेहतर से बेहतरीन की तलाश में। ऐसे 22 मिलियन कंवारे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि शादी के मुंतज़िर हैं, या फिर किसी वजह से अभी तक शादी नहीं कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है। और कंवारे जो है वो किस बेहतर से बेहतर पार्टनर की तलाश में हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और बेहतर पार्टनर एक्चुअल में है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके ऊपर भी होगी बात। हाँ, लेकिन ये बेहतर से बेहतर की तलाश में समटाइम ट्रेन छूट भी जाती है, ट्रेन छूट भी जाती है। तो यू नो कि आप इतनी ज़्यादा बेहतरी की तलाश करते रहें कि सही बंदा आपके हाथ से छूट जाए, तो क्या वजूहात हो सकती हैं डिले की, और कितने कंवारे क्यों कंवा रहे हैं, ये भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर बात करेंगे कराची में सांस के अमराज मुसलसल बढ़ रहे हैं जनाब, उसमें इजाफा हो रहा है, और रवां साल 13 फरवरी तक 248 केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। तशवीशनाक सूरत हाल है। तिबी माहिरीन का मास्क के इस्तेमाल का
मशवरा सामने आ रहा है। और इसके बाद जनाब आपको ये भी बताएंगे कि क्या सितारों की चाल से बदलता है हाल। कहा जाता है कि सितारे आपके हाल बदल देते हैं, आपका मुस्तकबिल बदल देते हैं, तो किस तरह से ये मुमकिन हो पाएगा, इस पर भी तफसील से बात होगी। हमारे साथ होंगे माहिरीन। और सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी चैंपियंस ट्रॉफी, अपने प्रोग्राम के पहले मौजू की जानिब। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच, क्योंकि हम आपको बता रहे थे कि कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ये सबसे ज्यादा खतरे की बात। स्टेडियम में जा रहा है। एक बार फिर से न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आमने सामने है और कज़ाफ़ी स्टेडियम में गो कि कल तो मैच नहीं है लेकिन अगले मैचेस होने हैं। वहाँ पे कैसी तैयारियां हैं और क्या क्या इंतजामात हैं शायकीन को सही तरह से मैच दिखाने के लिए, चौधरी अशरफ से जान लेते हैं। चौधरी अशरफ बताइएगा किस तरह से तैयार किया गया है कज़ाफ़ी स्टेडियम को, कैसे इंतजामात देख रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बाहर और चैंपियंस ट्रॉफी का मेला जो है उसके सजने में, उसके आगाज़ में अब चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। कल बाकायदा तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच बड़ा अहमियत का हामिल है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम यहाँ से टूर्नामेंट में इससे पहले सैफ अफ्रीकी सीरीज में 2 मरतबा न्यूजीलैंड के हाथों अपने होम ग्राउंड पर शिकस्त से दो चार हो चुकी है। अब कल पाकिस्तान टीम जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत से अपना इस टूर्नामेंट का आगाज करती है। ये नहीं, ये तो अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं और उसमें इस चीज़ का अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी टीम जीती है। लेकिन पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद जो है वो बड़ा ही खुशाइंद है, क्योंकि 29 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के किसी इवेंट की मेज़बानी करने जा रहा है और इसकी जो इफ्तिताही तकरीब वो शाही किला लाहौर में मुनक़द हुई थी 2 रोज़ कबल, और उसमें जहां फनकारों ने फन का मुजाहरा किया वहां पर आईसीसी हुकाम भी इस तकरीब में शिरकत के लिए खास तौर पर मौजूद थे। जहां तक बात है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की, तो यहाँ पर जो पहला मार्का 22 फरवरी को यहाँ पर होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबल आएंगी। सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को दुल्हन की तरह अंदर और बाहर से सजा दिया गया है। कज़ाफ़ी स्टेडियम के अगर दाखिली रास्तों की बात करें, फिरोजपुर रोड पर भी बड़े बड़े स्टीमर लगाकर कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो चैंपियंस ट्रॉफी का है वो उसकी आमद का ऐलान कर दिया गया है। खूबसूरत अंदाज में सजा दिया गया है, दुल्हन की तरह सजा हुआ है ये कज़ाफ़ी स्टेडियम। और जब यहाँ पर मैच होगा तो क्राउड को मजा भी आएगा, एंजॉय करेगा क्राउड। दुल्हन की तरह क्यों कहते हैं, दूल्हे की तरह क्यों नहीं कहते? क्योंकि दुल्हन ज्यादा सजी हुई और खूबसूरत होती है। दुल्हे का क्या है, कहीं पर भी कैसे दूल्हे के भी जज्बात उतने ही होते हैं, इस तरह लेकिन दुल्हन की तरह सजावट का मतलब ये होता है जेंडर बायसनेस हो जाएगा, दूल्हा दुल्हन दोनों की तरह सजे हो। नहीं, नेचुरल ब्यूटी तो होती नहीं है दूल्हे में, दूल्हा बस जैसे भी है बस चल जाता है ना। दुल्हन का खूबसूरत चले ये बहस कहीं और निकल जाएगी। बहरहाल तैयारियां हमारी मुकम्मल है नाज़रीन, और आईसीसी की तरफ से एक फोकास भी की गई है, पेशगोई की गई है कि जी 5 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि मुखालिफिन को टफ टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल जी, वो है फखर जमान है पाकिस्तान से, डारल मिचेल है न्यूजीलैंड से, और इसके साथ हेनरी क्लासन है जनूबी अफ्रीका से। तो ये 5 खिलाड़ी जो हैं जिनके नाम शामिल किए गए हैं, ये टफ टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल, ये पूरी फॉर्म में है। हेजन क्लासिक हैं जनूबी अफ्रीका के, बेन डकेट भी हैं इंग्लैंड से, हैं भारत से, बेन डकेट हैं इंग्लैंड से, और यकीनी तौर पे इनकी जो फॉर्म है वो बेसिकली जो आपके पिछले कुछ मैचेस होते हैं उसके अंदर ये उसकी परफॉर्मेंस देखते हुए ये सारे जो एनालिसिस दिया गया है, फोकस की गई है। और हमारी तो तवक्को है कि सिर्फ फखर ही नहीं चलेंगे बल्कि और भी तमाम बल्लेबाज चलें। हमारी उम्मीदें, हमारी दुआएं ये हैं कि हमारे तमाम बल्लेबाज चलें। फखर जमान जो हैं वो भी हमारा फ़ख्र बनकर सामने आए हैं। अगर ये आईसीसी की पहले से पेशिनगोई है कि ये बल्लेबाज टफ टाइम दे सकते हैं, तो हमारी उम्मीदें हमारी टीम से ये हैं कि हमारे तमाम बल्लेबाज, तमाम बॉलर्स इसी तरह से जमकर खेलें और टफ टाइम दें तमाम टीमों को। और फाइनली एक अच्छा खेल देखने को मिले। जितनी भी टीम्स हैं वो जीतने के लिए आ रही हैं, वो खेलने के लिए आ रही हैं, तो सभी अपनी जान सरधर की बाजी मारेंगे। और हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि 29 साल के बाद ये मेगा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट एक बार फिर से पाकिस्तान में भरपूर तरीके से आ रही है। और जब पीएसएल के मैचेस भी होते थे तो उस वक्त हमें लगता था कि चलें रिवाइवल तो शुरू हुआ, सिलसिला तो शुरू हुआ है। तो हमारे साथ हमाद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आपको वेलकम कहेंगे हमाद भाई। पाकिस्तान मॉर्निंग में किट में नजर आ रहे हैं, पूरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हमाद भाई, ये स्वेटर कहाँ से आपने दबा के रखा हुआ था जो निकाल के टेस्ट मैच लगता है खेल के सीधे हमाद भाई इधर ही आए हैं। लेकिन ये बताएगा कि पहला ही टाकरा हमारा कल न्यूजीलैंड से होने जा रहा है, दिलों की धड़कनें तेज हुई भी हैं। आप मशवरा दीजिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी कि पिछले 2 जो शिकस्तें हैं उसका
बदला भी ले सकें और उस खदशात के बादल से हम निकल भी सकें? सबसे पहले स्पेशली ये स्वेटर जो मैंने मंगवाई है ये इंग्लैंड से, जहाँ से क्रिकेट का आगाज हुआ, मैंने वहीं से इसको मंगवाया है ताकि इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इसका एहतमाम के साथ प्रोग्राम्स किए जाए। चांसेस पाकिस्तान के, अभी आपने 5 प्लेयर्स के नाम लिए कि जिनको आईसीसी ने कहा कि ये इम्पैक्टफुल प्लेयर्स होंगे। ओपनर्स ही की बात की जाती है और वो कहते हैं ब्लेजिंग ऑल गन्स, मतलब ओपनर, एक ओपनर नहीं, दोनों ओपनर अगर इंटेंट के साथ खेलेंगे। जिन प्लेयर्स के नाम लिए जिसमें फखर जमान है, डैरिल मिचेल है, हेनरिक क्लासन ऑफ साउथ अफ्रीका, सबसे डेंजरस वही है। हमने देख लिया कि हेनरिक क्लासन ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डैरिल मिचेल ऑफ न्यूजीलैंड, इन दोनों के खिलाफ पाकिस्तानी बॉलर्स के पास कोई स्ट्रेटेजी, कोई ऐसा जवाब नहीं है कि इनको कंटेन कर सके, इनको आउट। और इसके साथ साथ फिर इंडिया के शेरियस अय्यर हैं और इंग्लैंड के बेन डैकेट, बड़े बिजी क्रिकेटर हैं। तो बिजी क्रिकेटर फ्रॉम द स्टार्ट, जिसको हम पावर प्ले कहते हैं, ये 3 पावर प्ले हैं। फर्स्ट पावर प्ले 10 ओवर का, फिर दूसरा 30 ओवर का और तीसरा फिनिश होता है आखिरी 10 ओवर का। तो अब जो क्रिकेट है वो 300 प्लस की क्रिकेट हो रही है। तो हमारी टीम लैक करती है। एक वन ऑफ मैच में लेट्स से हमने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 353 चेस कर लिया, लेकिन उसके बाद से अगले मैच में देखा कि फिर हम 240, वही जो हमारा एक, लेकिन वो जो हमने चेस किया 353 का, उसको तो देख के लग रहा था कि सभी फॉर्म में है। वो जो रिजवान की, सलमान लियागा की शराकतदारी थी, फिर आगाज़ में बाबर की थी और उनके साथ ओपनर जो बैट्समैन थे। तो क्या वजह है कि हम कभी चल जाते हैं कभी नहीं चलते? क्या साइकोलॉजिकल कोई इशू है या हम प्रेशर ले लेते हैं मुखालिफ टीम का? जिन्हें देखें, हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो दोनों मैचेस हारे, उसमें अगर न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देख लें और फिर उससे भी अगर हम लेसन न लर्न करें, तो फिर अपनी होम कंडीशन में दूसरे मुल्क आके अच्छा रीड कर रही है कंडीशन को, सिचुएशन को, और टीम जो प्लेइंग 11 सेलेक्ट कर रही है उसके हिसाब से कर रही है। और हम सिर्फ एक अबरार अहमद के ऊपर हैं, जिसको मिस्ट्री स्पिनर कहा जा रहा है। मिस्ट्री स्पिनर बॉलर बैट्समैन को परेशान करता है कि वो गेस करता रहे कि कौन सा बॉल किस तरफ टर्न करेगा। यहाँ पे लेकिन ऐसी कोई मिस्ट्री नजर नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली, बिल्कुल नजर नहीं आ रही। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता था? हमने पहले के प्रोग्राम में भी कहा कि हम अगर टेस्ट क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया, जिनके पास एक्सपीरियंस है, नुमान और साजिद को, या फिर चले हमने ऑस्ट्रेलिया में सुफियान मुकीम को मौका दिया था, वो मैं मिस्ट्री स्पिनर कह सकता हूँ। लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स, जो चाइना मैन भी कर रहे हैं, लेग ब्रेक भी कर रहे हैं, वहां बैट्समैन गेस करता है। जिस तरह आप इंडिया के कुलदीप यादव को देख ले, साउथ अफ्रीका के तबरेज शमसी को देख ले, तो बैट्समैन हमारे जिस तरह से आप बात कर रहे हैं तमाम प्लेयर्स की, हमारा पहला मैच ही न्यूजीलैंड के साथ है और अगर हम न्यूजीलैंड के प्लेयर, उस 5 जो टॉप 5 प्लेयर्स का नाम दिया गया बल्लेबाजों का, उसमें डैरिल मिचेल का नाम भी शामिल है। तो न्यूजीलैंड के आप बता रहे हैं कि हमारा कोई एक भी बल्लेबाज उनका मुकाबला इन बल्लेबाजों का नहीं कर सकता। हम किस तरह से मैदान में उतरेंगे? हमारी स्ट्रेटेजी फिर क्या होगी? क्योंकि अगर हमारे बल्लेबाज ना चल पाए तो क्या होने वाला है? हमारी होम ग्राउंड के ऊपर हमें हरा दिया तो हमारे पास क्या दूसरा चांस होगा? देखिए, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में देखिए इस वक्त जो परफॉर्म कर रहे हैं तो 3 ही प्लेयर हैं। एक फखर जमान, जो हमें नजर आता है कि वो अपने नेचुरल स्टाइल में खेलते हैं, क्लिक कर गए ऑन हिज डे तो मैच विनर है, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद से 2 रिलायबल जो परफॉर्मर हैं वो कैप्टन मोहम्मद रिजवान और वाइस कैप्टन सलमान अली आगा। लेकिन बाकी जो बैटिंग है, जिसमें बाबर आजम है, आप वन डाउन बैट्समैन की बात कर लें, कामरान गुलाम की बात कर लें, तैयब ताहिर की बात कर लें, तो वहां परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही। वो प्रेशर जो है वो हमें जो 300 को हमने टच करना है वो करने में नाकाम हो रही है। फिर लोअर डाउन दी ऑर्डर हमने गलत सिलेक्शन कर दी, खुशदिल शाह की, फहीम अशरफ की। कोई ऐसी परफॉर्मेंस आपको अभी नजर आ गया होगा ट्राई सीरीज में कि खुशदिल शाह की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी जिन पे उनको फौकियत दी गई। सरासर ज्यादती हुई है। यहाँ पे राशिद लतीफ ने भी एक प्रोग्राम में कहा, जब उनसे टीम सिलेक्शन का पूछा गया, उन्होंने कहा 6 या 7 प्लेयर ऐसे हैं जो इस टीम में नहीं हो सकते थे, लेकिन वो किस वजह से आए सारी दुनिया जानती है। अच्छा, एक चीज हमाद भाई कि टॉस जीतने के बाद क्या फैसला होना चाहिए? हमने देखा कि फाइनल मैच के अंदर हम टॉस जीते फिर भी पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कि हमारे लिए सही साबित नहीं हुआ। चेज में हमें पता था कि हमने इतना टारगेट करना है, इम्पॉसिबल, अब तक का सबसे बड़ा टारगेट भी हमने अचीव कर लिया। तो आपको क्या लगता है टॉस जीतने की सूरत में क्या फैसला होना चाहिए? पिच को तो रीड करना पड़ेगा। टॉस से पहले आपको पिच को रीड करना पड़ेगा। ये पिच, इसमें क्रैक्स है, नहीं है, बैटिंग फ्रेंडली है, बॉल बड़ा ट्रू आएगा, बाउंस आएगा बैट के ऊपर, तो चले सेकंड बैटिंग इसलिए आसान हो जाती है कि ड्यू फैक्टर की वजह से बॉल सीम और स्विंग कम होता है और बैट्समैन को बड़ा आसानी है टाइम लाइन में आके आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ गैप में बॉल को प्लेस करें। बाउंड्री बड़ी तेज है कि बॉल एक दफा अगर फील्डर को निकल जाता है बाहर सर्कल से तो फिर वो बाउंड्री हो जाती है। तो वहां पे बाबर आजम टाइप ऑफ बैट्समैन, बाबर को मैं कहूंगा कि अपना नेचुरल, बाबर फखर जमान के अंदाज को अपनाने की कोशिश करेंगे तो वो बाबर नहीं चल पाते।
बाबर का रोल है 50 ओवर्स बैटिंग करना, और बाबर अगर 50 ओवर्स बैटिंग करते हैं, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन है, एक्सपीरियंस बैट्समैन है, वो उस तरह नहीं खेलते जिस तरह डेविन कॉनवे खेलते हैं। तो उन्होंने अपना नेचुरल स्टाइल, एक ऐसा बैट्समैन चीट एंकर होगा जो 50 ओवर बैटिंग करके दिखाएगा, अदरवाइज हम बोल्ड आउट हो जाते हैं इनसाइड 50 ओवर्स। तो बाबर का रोल है कि वो 50 ओवर्स बैटिंग करे और अपने नेचुरल स्टाइल में खेले, फखर जमान को अपनाने की कोशिश ना करे, फखर जमान को खेलने दें उनके अंदाज में। उसके बाद हमने देखा, तो अहमद भाई आप सेटिस्फाई हैं कि ओपनर बल्लेबाज जिनको उतारा जा रहा है मैदान में, आप उनसे सेटिस्फाइड हैं, मिडिल ऑर्डर से सेटिस्फाई हैं, यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसी तरह से इसी सीक्वेंस से उतरना चाहिए मैदान में, या फिर आप क्या मशवरा देंगे, किसको पहले मैदान में उतारना चाहिए? देखिए, पुअर टीम सिलेक्शन के बाद तो सेटिस्फाइड तो हम हो नहीं सकते, सीधी सी बात है कि टीम की सिलेक्शन बैटिंग ऑर्डर के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान है। तो इन बैट्समैनों से जहां माजी में परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, उस नॉन परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग T20 की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आप चैंपियंस ट्रॉफी जैसे मेगा इवेंट के लिए टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर हंसी आती है और कुछ नहीं। कि ऑस्ट्रेलिया में आपने जिस टैलेंट को सिलेक्ट किया था और जिसने वहां पे आपको सीरीज जिताई थी, उसको आपने डिस्कार्ड कर दिया। तो वही बात है, इसी पे बड़ी तनकीद हो रही है हमाद भाई के आखिर अच्छे स्क्वाड के होते हुए भी हम कॉम्प्रोमाइज़ पे क्यों आ चुके हैं, सारी ऑप्शंस को क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। अच्छा, अभी तो पहला जो इम्तिहान है वो उसी टीम के खिलाफ है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, जैसे 2 बार हम अभी रिसेंटली हार चुके हैं। कितना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ न्यूजीलैंड का सामना नहीं है, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत का जो हमारे साथ टाकरा है 23 को, तो हमारे आगे बड़े बड़े इम्तिहान हैं। आगाज़ जीत से होना कितना ज़रूरी है हमारा मोराल अप करने के लिए, इवेंट के अंदर प्रोमिनेंट होने के लिए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे 3 मैचेस हैं, जिसमें फर्स्ट मैच हमारा न्यूजीलैंड से, फिर सेकंड मैच क्लैश ऑफ द टाइटन्स हम कहते हैं, आर्च राइवल्स इंडिया के खिलाफ हमारा मैच, और लास्ट मैच हमारा इस लीग का बांग्लादेश के खिलाफ है। और मेंटली मैं कहूंगा पाकिस्तान के शोल्डर डाउन नजर आ रहे हैं। वजह वही है कि ट्राई सीरीज में दोनों मैचेस हम कन्विंसिंगली, थोड़ा मैच बराबर का नजर आता तो हम कहते नहीं मैच को इतना मुश्किल नहीं है, हम न्यूजीलैंड को टफ टाइम दे सकते हैं, जीत सकते हैं। लेकिन पहला मैच 78 रन से और फाइनल 5 विकेट से कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट्स हमें हुई हैं, तो हमारा मोराल बड़ा नीचे हो गया। और अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर अल्लाह ना करे हम न्यूजीलैंड से अगर हार गए, तो दूसरा मैच तो बहुत ज्यादा प्रेशर गेम है। इंडिया का रिकॉर्ड आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम नजर आते हैं। तो फिर नजर आता है कि पाकिस्तान का सफर शायद खत्म हो सकता है। तो और ये मैच मुश्किल हो सकता है, और इसमें हमें ये देखना होगा कि अगर हमारी टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है तो फिर हम आगे भी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अगर न्यूजीलैंड से हार गए तो फिर इसका मतलब है कि हमारा सफर खासा मुश्किल रहेगा। जीतते ही अगर मतलब आप आगाज ही जीत से करेंगे, यकीनी तौर पे मोराल बुलंद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। और कीवीज के साथ हमारा पहला टाकरा है जनाब, चैंपियन। जबरदस्त किस्म का फोटो शूट हुआ है और बड़ा ही एक पुरकशिश अंदाज था, सभी काफी रिलैक्स दिखाई दे रहे थे, काफी अच्छे कमेंट्स उनकी तरफ से किए जा रहे थे। जरा दिलचस्प वीडियो मनाजिर आप भी देखिए। ये था फोटोशूट न्यूजीलैंड की टीम का। हम शामिल करते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत से अहम इश्यूज हैं जिस पे आज के प्रोग्राम में बात होगी। Stay with us. नाज़रीन, वेलकम बैक। बात हो जाए खुश्क साली की, बदलते मौसम की, और जो तब्दीली इस बार हमें महसूस हुई है, शायद माजी में इतनी शिद्दत से हमें मौसम में तब्दीली महसूस नहीं हुई है। गर्मी अभी से शुरू हो गई है, गर्मी तो आगे अभी क्या से स्टार्ट है, फरवरी अभी चल रहा है और इसमें गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो गई है, फिर बारिशें नहीं हो रही हैं। खुश्क साली में कमी मुतवक्के है, ये कहा जा रहा है अब महकमे मौसमियात की जानिब से कि ताकतवर हवाओं का जो सिस्टम है वो मुल्क पर असरअंदाज होगा, तेज़ बारिश फाइनली एक सिस्टम, बिल्कुल। और ये 2 सिस्टम तकरीबन कहा जा रहा है जुनेद, जो कि 2 से 3 स्पेल होंगे, जो कि 19 से 21 फरवरी तक जारी रहेगा। बहुत ही खुशाइंदा इस बार लगता है कि वीकेंड अच्छा गुजरेगा। और क्या ये जो बारिश और बर्फबारी की फोरकास्ट है, इससे मौसम भी तब्दील होगा? डॉक्टर एजाज अहमद साहब, माहिर माहौलियात, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो बताएगा कि ये जो तब्दीली इस बार हमने पाकिस्तान में देखी है, क्या ये वर्ल्ड वाइड थी, पूरी दुनिया में इस कदर शदीद क्लाइमेट चेंज आया? वजूहात क्या हैं? बारिशें भी कम हो रही हैं, गर्मी भी वक्त से पहले आ गई, ठंड हम वेट ही करते हैं, बराए नाम ही रह गई है, सर्दी तो से ज़्यादा ठंड थी नहीं। तो ये हो क्या रहा है दुनिया में? जी, बहुत शुक्रिया। बस दुनिया में मौसमियाती तब्दीली जो है, क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, ग्लोबल वार्मिंग का तो पहले से ही शोर शराबा था ही। अगर हम देखें कि जो मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं उसके असरात जो हैं वो तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में, लेकिन हमारे रीजन में बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप देखें रिसेंटली जो कनाडा में जो बर्फबारी हुई है
वो एक नॉर्मल रूटीन की बर्फबारी है, लेकिन रूटीन से थोड़ी ज्यादा होगी कि 4 से 4.5 फुट जो है बर्फबारी एक ही हुई दिन है। में जो है वो परसों में जो है वो हुई है। और वो ये एक रूटीन है, लेकिन उससे ज्यादा हुई है। हमारे यहाँ जो है एक जो बिल्कुल अपोजिट है कि हमारे यहाँ साली एक लिहाज से जो ड्राउट की जो कंडीशन है वो शुरू हो गई है सितंबर से ऑनवर्ड। और ये हमारे रीजन की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में कंपैरेटिवली ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इंडिया वगैरह में भी देखें वहाँ पे भी बारिशों की वो सूरत हाल नहीं है जो हमारे यहाँ, जिस तरह तो हमारे यहाँ इसकी उसी तरह ही वजूहात है। क्या है डॉक्टर साहब? अगर हम इसकी देखिए वजूहात पे जी जाएं तो इतना माहौलियाती तब्दीलियां इतनी तेजी से जो रूनुमा हो रही हैं, वो असरअंदाज भी हो रही हैं। हम देखते हैं हमारे फ्रूट्स कम हो गए हैं, सब्जियां उस तरह की नहीं है, हमारे अजनास कम होते चले जा रहे हैं। तो वजूहात क्या हैं? सर्दियां बिल्कुल कम रह गई हैं, गर्मियां हमारे यहाँ दौरानिया इतना लंबा चौड़ा होता है और वो भी इतनी शदीद गर्मी पड़ती है। नहीं, ये एकदम अचानक नहीं हुआ। हमें अचानक महसूस इसलिए हो रहा है कि हमने उसकी शिद्दत ज़्यादा हो गई है। पहले भी होता था, लेकिन जो है हमने कोई ऐसे इकदामात नहीं किए हैं। जो देखें, कार्बन जो है वो मेन फैक्टर है। हम कार्बन की जो कंट्रीब्यूट करी जा रहे हैं। हमारी जो गाड़ियां हैं जो धुआं छोड़ती हैं वो कंट्रोल नहीं जी। हो रहा। हमारे जो जितने भी एग्जॉस्ट एमिशंस हैं, जितनी भी हैं, वो अब कहीं हमने जाके उसके ऊपर कुछ थोड़े बहुत इकदाम जो हैं वो शुरू किए हैं। वो भी लिमिटेड हैं पंजाब की हद तक। अगर हम देखें, गाड़ियां पूरे साल पूरे पाकिस्तान में कम नहीं हो रही, बढ़ रही हैं। अभी तो जो है ये डॉक्टर साहब, इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जो आने का रुझान अब देखा जा रहा है, उसको प्रमोट भी किया जा रहा है, ये कितना ज़रूरी है इसके लिए? और क्या क्या अवामिल, क्या क्या इकदामात हो सकते हैं अगर हमें बड़े पैमाने पर आने वाली नस्लों को भी महफूज करना है इस क्लाइमेट चेंज से? जी, बेसिक चीज़ यही है कि कार्बन की जो एमिशन है उसको हमने कम करना है। अब जो एमिशन है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो व्हीकुलर एमिशन का है। तो उस हवाले से जो हमारा ये जो स्ट्रेटजी है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, आई थिंक एक अच्छा कदम है। इसलिए कि जो अगर हम देखें कि इससे हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट है उस पर बहुत असर पड़ेगा। हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस वक्त जो हो रहा है वो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स है, जो मोटरसाइकिल हैं और जो रिक्शे हैं। अगर इनको ही मैनेज कर लिया जाए तो बहुत जो है हम जो इसकी जो कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो दरख्त हैं, दरख्तों को हम जिस तरीके से बेदरेक तरीके से काट रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं कार्बन एमिशन को ज्यादा करने का। क्योंकि दरख्त जो हैं वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन हमें फराहम करते हैं। अब अगर हम ये देखें, जो भी इस्लामाबाद की हद तक की नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हम देखें, हमने अगर सड़क चौड़ी पूरे करनी मुल्क है का इस वक्त सूरत हाल यही है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे मुल्क की बात करें जो कि आइडियल मुल्क कहलाया जा सकता है माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से, जिस पर इतनी असरअंदाज नहीं हो रही हैं, जो फिर एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे हैं माहौल को बेहतर बनाने के लिए, तो हम किसको फॉलो करें? कौन ऐसा मुल्क है जो कि इसकी तब्दीलियों से बचा हुआ है? हमारे यहाँ जो नज़दीक तरीन है भूटान है। भूटान में जो उनकी जो फॉरेस्ट कवर है, उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो वो प्रोड्यूस करते हैं वो हाइड्रल है। वो किसी भी किस्म की जो है वो डीजल इस्तेमाल नहीं करते। कोई ऐसी जो है जितनी भी तवानाई के ज़खायर हैं वो उनके हाइड्रल हैं। तो और दरख्त जो जंगल है वो तकरीबन 30 से 35% से ज़्यादा जो है वो उनके पूरे मुल्क में। तो अगर हम भूटान जो एक छोटा सा मुल्क है और हमारे सार्क का एक जो है वो, हमारी आबादी भी असल में मसला एक जो है ना, आबादी ज़्यादा है तो हमें उसके लिए ज़्यादा जो है ना वो हाउसिंग कॉलोनी चाहिए। आबादी ज़्यादा है, हमें उसके लिए सड़कें खुली करनी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो प्राइवेट जो व्हीकल हैं उसको हम कम कर दें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये हम अपने जंगलात को काट के हाउसिंग सोसाइटीज़ में कंक्रीट के जंगल में तब्दील करते जा रहे हैं, तो ये बेहतर नहीं होगा कि हम फैलाने की बजाय अगर ऊंची इमारतें बनाएं तो चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है? जी बिल्कुल। ये जो है ना वर्टिकल ग्रोथ और दुनिया भर में है। अब तो वर्टिकल फॉरेस्ट जो है, अगर हम यूरोप के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपने वर्टिकल बिल्डिंग्स पे तवज्जो दी है और उसके साथ साथ वर्टिकल फॉरेस्ट को जो है वो ज़्यादा, रूफ टॉप गार्डन्स जो हैं वो रूफ टॉप गार्डन्स बन रहे हैं। तो अगर वो बना सकते हैं तो हमारे यहाँ भी कोई टेक्नोलॉजी का फुकदान नहीं है और कुछ नहीं, हम कॉपी तो कर सकते हैं ना। तो हम उस तरफ नहीं जाते हैं। हम जो अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रायोरिटी जो है
और जो माहौल के जो मसाइल हैं, माहौल को माहौलियात समझते नहीं है, माहौलियात समझते हैं। और अगर हम डॉक्टर साहब दरख्त लगाते भी हैं तो ऐसे दरख्त लगाते हैं हम जो ऑक्सीजन पैदा ही नहीं कर सकते हैं, जो पानी और हमारे के ज़ाहिर भी हमारे ज़ेर ज़मीन पानी को कम करते चले जा रहे हैं और जो ऑक्सीजन भी पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट को किस तरह से समझाया जाए, या फिर हमारे जो महकमा माहौलियात है उनको किस तरह से समझाया जाए कि कौन से पौधे लगाने चाहिए, कौन सी चीज़ें जो है वो आपको करनी चाहिए। कंक्रीट के जंगल बनाने से काम मसला हल नहीं होगा, बल्कि आबादी अगर बढ़ रही है तो हम इसको बिल्डिंग्स को वर्टिकल बिल्डिंग्स खड़ी करके और इस मसले को भी हल कर सकते हैं, और साथ ही साथ माहौल में जो बेहतरी लाई जा सकती है वो भी इसी तरह से मुमकिन है। तो ये किस तरह से, क्या गाइडलाइंस है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, इस पे लॉन्ग टर्म जो है काम करने की ज़रूरत है। हमारे जो असल में पब्लिक प्रेशर कम है, पब्लिक प्रेशर अगर होगा तो हुकूमत भी ये जो है समझेगी। हमने कभी भी इस चीज़ को प्रायोरिटी में नहीं लाए कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिनका जो भी मंशूर है वो ये हो कि हम जंगलात को बढ़ाएंगे या हम माहौल को बेहतर करेंगे, ऐसी कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। हमारा अनफॉर्चुनेटली जो अवेयरनेस के हवाले से मीडिया जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है वो नहीं प्ले कर रहा। जिस तरीके से आप देखें कि प्राइम टाइम में सिवाय पॉलिटिक्स के और कोई डिस्कशन ही नहीं होती। हमने कभी भी सोशल इश्यूज के ऊपर हाईलाइट नहीं किया, कभी एक प्रोग्राम भी नहीं हुआ कि जो आपका जो प्राइम टाइम है उसमें ऐसा प्रोग्राम हो जो दरख्त लगाने पे हो या जो माहौल की जो मसाइल हैं उसको किस तरीके से जो है पहले तो रिकॉग्नाइज करेंगे। रेड लाइन का इंतजार करते हैं अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब, और अब जब खतरे की घंटी बजी है, हम देख रहे थे कि गुज़श्ता रोज़ भी फाइनली प्राइम टाइम के अंदर भी पानी की जो ज़ेर ज़मीन सतह है वो कम होने पर बात हो रही थी, लेकिन हमें इससे पहले सोचना होगा, इससे पहले कि खतरे की घंटी बज जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत सी मुफीद तजावीज़। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो सरकारी महकमा माहौलियात है वो मस्त माहौल से बाहर निकलेगा और इसके ऊपर तवज्जो देगा ताकि हम आने वाली नस्लों को महफूज कर सकें। मौसमाती तब्दीली के जो असरात हैं, क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं, अब वो शिद्दत से महसूस होना शुरू। बिल्कुल, और अगर अभी भी इस पर कोई काम ना किया गया तो आने वाले दिनों में जिस रेड लाइन की हम बात कर रहे हैं वो वाकई में रेड अलर्ट जारी हो सकता है। क्योंकि मौसमियात की बात करें, मौसम की बात करें, तो पाकिस्तान में जी मौसमियाती तब्दीलियाँ और जंगलात के जो बेदरेग कटाई है वो तोतों की मुख्तलिफ नस्ल की बका के लिए भी मुश्किल साबित हो रहा है। वैसे तो सारे ही परिंदे इससे मुतासिर हो रहे होंगे, लेकिन तोते खास तौर पे इससे मुतासिर हो रहे हैं, वो नापैद होते हैं तोते और तरह तरह के तोते हैं। मतलब बच्चों को अगर आप एक अच्छी पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटी देना चाहते हैं तो उन्हें पेट्स के तौर पे तोते भी आप देते हैं, लेकिन दर्जा हरारत में तब्दीली, शदीद मौसमी हालात, बारिशों की गैर मुतवक्के जो तरतीब है और जंगलात की कटाई है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तोतों की नस्ल कम हो रही है। और हम बचपन से मियाँ मिट्ठू को देखा करते थे, हरे भरे रंग बिरंगे तोते। अच्छा, आपने कभी चूरी खिलाई? बिल्कुल, मैंने चूरी भी खाई। मैंने घर में तोते रखे हुए थे, बड़े 2 पेयर था मेरे पास, तो वो बड़े खूबसूरत तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन तोते आप मियाँ मिट्ठू हैं क्या? लेकिन यह है कि तोतों के साथ मंसूब है, तो तोते अगर आप, अच्छा ये भी चीज़ है, जो बोलने वाले तोते होते हैं कहते हैं कि जो उसको हरी मिर्च खिलाएं वो बहुत ज़्यादा बातें करता है। मेरा तोता जो है वो मेरे खानसामा को आवाज़ देता था और मेरे छोटे बेटे को आवाज़ देता था। तो आपकी खैर मौजूदगी में वो रोब भी डालता होगा। ये तो मैंने उसको कभी नोटिस किया, लेकिन बातें करने वाले तोते होते हैं उससे आप बहुत इंजॉय करते हैं। तो अब हमने इनकी जो अफजाइश है उसको बेहतर करने के लिए जंगलात को महफूज करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाइए ताकि ना सिर्फ तोते बल्कि बाकी जो परिंदे हैं वो भी अपने मस्कन छोड़ने पर मजबूर ना हों, अपने घोंसलों में जाएं, आबाद हों और अपनी नस्ल को बढ़ा सकें। आगे बढ़ते हैं, कुछ नियाग्रा फॉल्स की बात करते हैं जनाब। शुमाली अमेरिका के एक मशहूर कुदरती अजूबा है ये, जो अमेरिका और कनाडा की सरहद पर वाक़ है। ये फॉल्स दरियाए नियाग्रा के ज़रिए बनता है, जो बरहना झील से शुरू होकर ओंटारियो झील तक बहता है। तो ये नियाग्रा फॉल्स है क्या, इसकी तारीख क्या है, इसके ऊपर बहुत पुरानी तारीख है, आप देखिए। दुनिया की हसीन तरीन आबशारों में से एक है। इसका कुदरती हुस्न आपको सब कुछ भुला देता है और आप थोड़ी देर के लिए ख्वाबों और ख्यालों की वादी में उतर जाते हैं। वैसे तो इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है, मगर अपने रोमान परवर माहौल की वजह से इसे आलमी हनीमून कैपिटल का नाम भी दिया गया है। जैसे लाहौर के बगैर पाकिस्तान देखने बारे कहा जाता है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं। इसी तरह जिसने नियाग्रा फॉल ना देखी तो कहा जाता है इसने कनाडा ही नहीं देखा। ये अजूबा ग्रेटर टोरंटो के करीब है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी
आबशार होने का एजाज भी हासिल है। कुदरती तौर पर यह आबशार कनाडा से अमेरिका तक फैली हुई है। ये आबशार दरिया नियाग्रा पे एक गर्जदार आवाज के साथ पहाड़ गिरने से वजूद में आई थी। आबशार का बड़ा हिस्सा कनाडा में वाक़या है। ये दुनिया में सियाहों के पसंदीदा तरीन मुकामात में से शामिल होती है। पसंदीदा तरीन मुकामात में भी शामिल है नियाग्रा आबशार का ज्यादातर हसीन हिस्सा कनाडा की जानिब है, जिसके लिए अमेरिका से कोसो कज़ा पुल से बजरिया गाड़ी या पैदल कनाडा में दाखिल हुआ जा सकता है। इसी रास्ते अमेरिका और कनाडा के दरमियान रोजाना सैकड़ों ट्रक रसो रसायल का जरिया भी है। दोनों मुल्कों के शहरियों को सरहद अबूर करने के लिए वीजे की जरूरत नहीं होती, जबकि दीगर अक्सर ममालिक के बाशिंदे के लिए वीजे लाजिम है। दरअसल नियाग्रा आबशार के 3 बड़े हिस्से हैं, जिनमें सबसे बड़ा और मुतासिर कुन कनाडा हिस्से की जानिब है। इस आबशार की लंबाई 173 फुट और होर्सशू की नल की शक्ल में होने के बायस होर्सशू चौड़ाई 2500 फुट है। अमेरिका की जानिब बहने वाली आबशार को अमरीकी आबशार कहते हैं, जिसकी लंबाई 182 फुट है। इन तीनों आबशारों से फी ब्राइडल वेल 1100 फुट है। तीसरी निस्बतन छोटी आबशार ब्राइडल वेल सेकंड तकरीबन 7 लाख गैलन पानी 180 फुट की बुलंदी से नीचे आता है और इसी अजीम नज़ारे को देखने के लिए ही दुनिया भर से अंदाजन 40 लाख सियाह हर साल नियाग्रा का रुख करते हैं। जरिया कश्ती नियाग्रा आबशार का बहुत करीब से नजारा किया जा सकता है, जबकि आबशार के पानी से बनने वाली हसीन कोसो कज़ा का फजाई नजारा करवाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की परवाजें भी होती हैं। खूबसूरत तो ये थी नियाग्रा फॉल्स की खूबसूरती और यकीनी तौर पे आजकल जितनी ठंड वहाँ पर पड़ रही है तो ये नियाग्रा फॉल्स जम चुकी होगी, बिल्कुल इस वक्त तो फ्रीज हो चुकी होगी। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं जनाब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारे दीगर अहम मसले जिनके ऊपर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद से विदाज़। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, और आपसे जानना चाहूँगी कि किसने टाइटैनिक मूवी देखी है। यकीनन सबने देखी होगी, बिल्कुल। जिन्होंने अपनी जवानी में देखी होगी वो तो बुजुर्ग हो चुके होंगे, जिन्होंने बचपन में देखी होगी वो अब जवान हो चुके होंगे। तो अब अच्छी खबर ये है कि जो टाइटैनिक स्टार थी केट विंसलेट, उन्होंने मद्दाहों को खुशखबरी सुना दी है। वो कहती हैं कि दोबारा मूवी में अदाकारी के बाद नहीं, अब वो नई हिदायतकारी करने जा रही है। नई मूवी नहीं उनकी आ रही, नई टाइटैनिक नहीं बनाने जा रही, बल्कि नेटफ्लिक्स के लिए वो हिदायतकारी करने जा रहे हैं। तो अब उनकी डायरेक्शन में नई फिल्म बनने जा रही है। ये फीचर फिल्म है गुड बाय जून, जिसकी हिदायतकारी के जोहर दिखाएंगी केट। अब पहले आप उनके हुस्न के चर्चे थे। हाँ, जून को गुड बाय क्यों बोल रही हैं वो, ये अब देख के मुझे लगता है उन्हें जून पसंद नहीं है। हाँ, नहीं कुछ ऐसा हुआ होगा ना जिसको गुड बाय करना चाह रही हैं, ऐसा जून की बुरी यादों को वो मेरे ख्याल में कुछ गुड बाय कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से अपनी खूबसूरती से, अपनी अदाकारी से उन्होंने अपने मदाहों को गर्विदा बनाया है, उम्मीद करते हैं कि हिदायतकारी के मैदान में भी झंडे गाड़ेंगे। ये जो फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पे आने जा रही है, बेटे उनके ने लिखी है, केट के बेटे ने लिखी है, और ये नेटफ्लिक्स के लिए काम करने जा रही हैं। वो फिल्म जो है वो बन रही है नेटफ्लिक्स के लिए, जिसमें अब वो हिदायतकारी करती हुई नजर आएंगी। तो पहले उनके हुस्न के चर्चे थे, अब उनकी हिदायतकारी के चर्चे हुआ करेंगे। जी, उम्मीद करते हैं कि ज़बरदस्त मूवी होगी। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए उस फाइटिंग की जो कि आपने देखी होगी कुछ रोज पहले रहीम परदेसी और फिरोज खान के दरमियान घूंसों की बरसात हुई एक दूसरे पे, लेकिन नजर आ रहा था। हाँ, फिरोज खान ने इसको कहते हैं उड़ता हुआ तीर, लेकिन जजेस पर उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं कि कुछ जजेस, जिसमें से खासतौर पे एक जज पर उन्होंने कहा कि वो 22 थे, उन्हें कुछ ना कुछ नंबर्स देने चाहिए थे। फर्स्ट राउंड में उन्होंने कहा कि मुझे कोई नंबर नहीं दिया गया, जिस पर उन्होंने कुछ गिले शिकवे किए हैं। क्या कह रहे थे फिरोज खान, क्या कह रहे थे, पहले वो सुनते हैं। कह रहे हैं कि जी उन्होंने एंजॉय किया और वो खुश भी हैं, लेकिन वो अपने जरा तसल्ली भी करा रहे हैं फैंस को। फैंस काफी अपना चेहरा घुमा के दिखा रहे हैं। वो कह रहे थे कि जो ब्लीडिंग हो गई है, नाक टूट गया है, कोई हड्डी ने फ्रैक्चर हो गई हो, तो वो कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ ओवरऑल, लेकिन उन्होंने कुछ जजेस के ऊपर, उनकी जजमेंट के ऊपर कि सही मार्क्स नहीं दिए, इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उन्होंने किया। बिल्कुल जी, उन्होंने कहा कि हालांकि मेरे ख्याल में मेरी स्कोरिंग के दौरान जजों में से एक जज जो है वो मैच में लड़ने के लिए उतरते हैं तो कुछ ना कुछ चोटें तो आती हैं, फिर इतना तो बर्दाश्त करना पड़ता है। आती हैं, लेकिन जो फैंस हैं वो परेशान हो जाते हैं। उन्हें अपने जो अदाकार हैं, अब आपको तसल्ली हो गई, उनको चोटें लगी, आपको तसल्ली हो गई कि फिरोज खान बिल्कुल ठीक है, आपने परेशान ज़्यादा नहीं होना। लेकिन फिरोज खान, आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि इस तरह के चैलेंजेस कबूल करते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है, आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, दोनों हार जीत गेम का हिस्सा होते हैं। कुछ अमेरिकी गेम की बात भी हो जाए। बिल्कुल जी, हम आगे बढ़ते हैं। जो के नाम से ये 44 साल में रिकॉर्ड्स हैं जो अमेरिकी टीवी के गेम शो 20 गेम्स ने 2 माह से भी कम वक्त में
44 आलमी रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं जनाब। और कोई शो इतना हिट हो जाता है, डॉलर्स की बोरियां खोल दी हैं उन्होंने अपने चाहने वालों के लिए। ज़बरदस्त इनामात। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जी 19 दिसंबर 2024 को यूट्यूब के सुपरस्टार मिस्टर बीस्ट जेमी डोनाल्डसन ने एक रियलिटी शो बीस्ट गेम्स के नाम से ही शुरू किया, जिसका बजट हैरत अंगेज तौर पर $100 मिलियन मुख्तस किया गया था और तारीख के सबसे बड़े गेम शो को अब तक का सबसे बड़ा गैर स्क्रिप्टेड रियलिटी गेम शो करार दिया जा रहा है। तो मिस्टर बीस्ट जो है ये बच्चों के बड़े फेवरेट हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बड़े फेवरेट हैं। तो ये किरदार जो है आप इसने जब गेम शो शुरू किया है तो वो बुलंदियां छू चुका है, और तरक्की की बुलंदियां। $5 मिलियन के ग्रैंड प्राइजेस के लिए मुकाबला करवाया और इसके अंदर इनामी रकम जो है वो तकरीबन 2 मिलियन के करीब तो सिर्फ दी भी जा चुकी है। $2.02 मिलियन के इनामात तकसीम किए जा चुके हैं। तो अभी ये आगाज़ है, आलमी रिकॉर्ड बन चुका है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह के और रिकॉर्ड्स बनेंगे और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी इस तरह के रियलिटी शोज होने चाहिए, इस तरह के रकम बांटने वाले शोज होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन तामीरी होने अच्छा, चाहिए। इससे पहले शो हुआ भी करते थे जिनमें तोहफे तोहफ दिए जाते थे, स्पेशली रमजान में, जो हमारे बड़े फेवरेट एक एंकर होस्ट जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जो किया करते थे। बिल्कुल आमिर लियाकत साहब, और उनको मिस भी करते हैं शिद्दत के साथ, लेकिन कम से कम रमजान के साथ मंसूर नहीं करना चाहिए। आप इबादत पे फोकस करें, इबादत पे फोकस करें, क्योंकि रमजान की आमद है, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, ना कि रियलिटी शोज में अपना वक्त ज़ाया करें। आगे बढ़ते हैं और नाज़रीन, कुछ अच्छी खबरें हैं मईशत के हवाले से, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो जो काम हो रहे हैं, जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो तो पॉजिटिव है ही। शरह सूद में कमी आई है, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है, अशारिये बेहतर हो रहे हैं। लेकिन हम जब भी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से बात करते हैं वो नाखुश दिखाई देते हैं, कहते हैं सब दिखावा है। नाखुश दिखाई देते हैं, लेकिन अब जो डेवलपमेंट हो रही है, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से बिल्कुल जो एक मुलाकातें हो रही हैं, वक्त की इस्लामाबाद में मुलाकात में उन्होंने जो मुआशी अमूर पर इस्लाहात ज़ेर गौर लाई हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं ना, क्योंकि डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मईशत हमारे साथ ही मौजूद हैं। नाखुश तो वो होते हैं, लेकिन इस बार उनसे जानते हैं कि कितनी बेहतरी आएगी। और जो कहा जा रहा है कि आलमी बैंक के साथ अब जो हालिया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है उसके तहत पाकिस्तान में तकरीबन $40 अरब की सरमायाकारी होगी। खुशाइंद बात है, आप कितना सेटिस्फाइड हैं इससे? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो मैं ये आपको बतला दूं कि ये 2026 से 2035 तक 10 सालों में ये $40 अरब की यहाँ पर पैसा आएगा। इसके लिए 2 शर्त होगी। पहले एक तो ये कि हमें अपने असासे तेजी से बेचने होंगे, उनकी शर्त है, जिसमें PIA भी शामिल है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 50 के करीब असासे हैं जो आपको फरोख्त करने होंगे, जो उनमें से शायद बेशतर जो है गैर मुल्कियों के हाथ चले जाएंगे। ईस्ट इंडियन कंपनी के दौर की शर्त है। दूसरा ये कि IMF आपसे मुतमईन हो। अगर IMF हमसे मुतमईन नहीं है तो वो ये सैंक्शन करने के बावजूद वो पैसा रुक जाता है। ये 2 बातें हमें समझनी होगी, नंबर 1। दूसरी बात ये थी कि मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि आपको भी इल्म है, आपके नाजरीन को भी पता है कि 2014 में CPEC आया था जी। उसने 26 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में हो चुकी है। 2014 में बांग्लादेश फीकस आमदनी के लिहाज से मईशत के हजम के हिसाब हमसे बहुत पीछे था 2014 में। आज CPEC नहीं आया। आज 2024 में बांग्लादेश हमसे बहुत आगे है, मईशत के हजम में भी, फीकस आमदनी में भी, एक्सपोर्ट में भी, रिजर्व्स में भी। ये तो आपको बात रिकॉर्ड पर है। इसका मतलब ये है कि कुदरत का जो कानून है कि एक मुल्क या एक इदारे की मदद से दूसरे मुल्क की किस्मत नहीं बदला करती। होता ये है कि आप अपनी सरमायाकारी बढ़ाएं, आप अपनी टैक्सों की आमदनी बढ़ाएं, आप तालीम पे ज्यादा खर्च करें, सेहत पे ज्यादा खर्च करें। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी, जो कि कहा जा रहा है कि 40 साल के करीब आने वाली है, वो कुछ सालों तक ये प्लान जो है वो इससे मंसूब किया जा रहा है, लेकिन इससे बेहतरी तो आएगी मईशत के अंदर भी, क्योंकि जॉब्स के नए वसाइल जो है वो लोगों को मिलेंगे, नई जॉब्स क्रिएट होंगी। फिर उससे जब कारोबार पाकिस्तान के अंदर आएगा तो उससे बहुत सारी चीज़ें मुंसलिक हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो पैसा क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर कुछ सालों लंबा प्लान भी है तो आखिर हुकूमत ने कोई अच्छा कदम उठाया है और उसकी वजह से अब इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आ रही है? नहीं, देखिए, ये IMF आज से नहीं दे रहा है आपको। $2 अरब सालाना तो बड़े अरसे से दे रहा है। जो चीज़ मुझे आपको समझनी है, या मैं आपको बता दूं, ये तालीम और सेहत की बात हो रही है, ठीक है ना। मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, एक मीसाक तालीम बना था पाकिस्तान में 2010 में। उसमें ये कहा गया था कि हम तालीम की मद में 7% ऑफ GDP 7% खर्च करेंगे 2015 तक। वो आज आप 1.5% खर्च कर रहे हैं। यानी तालीम की मद में रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, जो हुकूमत पाकिस्तान ने तय किया था कि हम जो है ना तकरीबन उससे 6000 अरब रुपया सालाना हम तालीम में कम मुख्तस कर रहे हैं।
सेहत में हम 3000 अरब रुपया सालाना कम मुख्तस कर रहे हैं। तो मैं आपके नाजरीन को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये 9000 अरब रुपया सालाना हम तालीम और सेहत पे कम खर्च कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जरा ये भी हमारे नाजरीन को समझाइएगा कि क्या कोई मजबूरी है या हमारी जुमला के बाद जी कीजिए। तो ये जो 9000 अरब रुपए हम सालाना मुख्तस कर रहे हैं, 26 मिलियन बच्चे पाकिस्तान के स्कूल नहीं जा रहे, वो दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है। तो जो आलमी बैंक से रकम मिलेगी क्या इस 9000 अरब रुपए सालाना से ज्यादा होगी या कम होगी? जवाब है कि नहीं, कम होगी उससे। तो क्या वो कह सकते हैं कि 26 मिलियन बच्चे जो हैं 10 साल में स्कूल जाना शुरू कर देंगे? अगर हुकूमत ये कह दे तो मैं मान जाऊँ। देखिए, मैंने मगरिब में बहुत काम किया है, वहाँ मेरी एक शोहरत थी, ये इस्लामी निज़ाम की बात करते। अच्छा डॉक्टर साहब जरा मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा कि क्या कोई मजबूरी है या हमारी प्रायोरिटीज़ का चुनाव गलत है कि हम ट्रेड बढ़ाने की बजाय CPEC को पाए तकमील तक पहुंचाने के बजाय ऐसे मंसूबों की तरफ जा रहे हैं जो कि वर्ल्ड बैंक की शराइत के साथ हैं, जिसमें आप भी कह रहे हैं कि हमें अपने 50 से ज़ायद इदारों को प्राइवेटाइज़ करना होगा, उन्हें फ़रोख्त करना होगा। वजह क्या है इन फैसलों की? नहीं, मैंने 50 इदारे कहा था, 50, ठीक है। 50 इदारे तो है ही नहीं आपके पास, जो 50 इदारे थे जिसमें वजह इसकी क्या है डॉक्टर साहब? उसकी वजह यह है कि वो ये चाहते हैं कि आप कहे पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करना चाहते हैं। न्यू ग्रेड गेम के तहत जो ट्रम्प की पॉलिसी है, आलमी बैंक हो या IMF हो, वो सब अमेरिका के जेर असर हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो वो ये चाहते हैं कि हमारे असासे बाहर चले जाएं और गैर मुल्कियों के हाथ चले जाएं, ताकि वो हमारी मईशत को ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर करें। मगर जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो आपको भी पता है, आवाम को भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये फरमाया था, आपके प्रोग्राम में कई दफ़े बात हुई है कि पाकिस्तान टैक्सों की मद में जो पोटेंशियलिटी है FBR की, उससे 15,000 अरब रुपया साल कम वक्त कर रहा है। तो ये जो 15,000 अरब साल कर रहा है, ये क्या ये उससे वहां से पूरा करेंगे आप? डॉक्टर साहब, फिर हमारे पास प्राइवेटाइज कराने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं बचा है, क्या किया जाए? क्योंकि हम इस वक्त इदारे पोजीशन में भी नहीं है, पाकिस्तान कर्ज पे कर्ज लेके ऑलरेडी कर्जों की सिर्फ किस्तें अदा कर पा रहा है। तो अगर प्राइवेटाइज नहीं किया जाता इदारों को या बेचा नहीं जाता तो क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या करना चाहिए फिर गवर्नमेंट को? क्योंकि ये इदारे तो वैसे भी बंद होने के धाने पर पहुंच चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। PIA को आपको पता है कि उन्होंने, हुकूमत ने जो उसके लॉसेस थे वो अलग कर दिए हैं। जो प्राइवेटाइज हम करेंगे वो लॉसेस हुकूमत पाकिस्तान के पास रहेंगे, नंबर 1। अब PIA एक ऐसा इदारा है, मैंने उस पर रिसर्च की है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। ये ट्रैवल करते हैं, उम्रा करते हैं, हज करते हैं, समंदर पर पाकिस्तानी यहाँ आते हैं, हमारे लोग अमेरिका बरतानिया जाते हैं। ये जो बिजनेस है, मैं गारंटी कर सकता हूँ, ये जो बिजनेस है ये PIA को प्रॉफिट में लाने के लिए काफ़ी है। पहले तो हम यूरोपियन यूनियन ने पाबंदी लगा दी थी। गुलाम सरवर ने जो है ऐसा बयान दे दिया कि हमारे पायलट के पास जाली लाइसेंस है, वो हमने साबित कर दिया कि उन्होंने हमें क्लियरेंस दे दी कि अब आप यूरोप पे अपनी फ्लाइट शुरू करें। तो जब आपके पास 25 करोड़ की आबादी का एक मुल्क है और 6000 अरब के जो लॉसेस हैं वो आपने PIA के अलग कर दिए, वो प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको इसको मुनाफे में चलाएं। क्या आपके ख्याल से PIA मुनाफे में नहीं आएगा? तो मैं तो चाहता हूँ PIA को प्राइवेटाइज ना करें। ये पाकिस्तान का काबिल फख्र इदारा है। 25 करोड़ आदमी हज करते हैं, उम्रा करते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ आते हैं, बिजनेस ट्रैवल होता है, ये सारा काम है। तो अभी डॉक्टर साहब, जो सदर पाकिस्तान का आसिफ अली जरदारी साहब का जो दौरा चीन था, क्या लगता है कि उसमें जो वादे हुए हैं वो ज़्यादा रिलायबल नहीं थे, जिसकी वजह से अब वर्ल्ड बैंक के ऊपर इन्हिसार किया जा रहा है? नहीं, देखिए, चीन, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है, हमें समझ के चलना चाहिए। बात ये है कि ट्रंप ने जो अभी बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि, देखिए रिकॉर्ड पर है कि जो पाकिस्तान को चाहिए कि वो दहशतगर्दी या पड़ोसी ममालिक में ना करे, यानी भारत में ना करे, हमारे पर इल्जाम लगा दिया। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि चीन जो है अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। अमेरिका ये चाहता है कि आप CPEC के साथ काम ना करें। उन्होंने कह दिया है कुछ, हमें चीन हमारा दोस्त है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को है, यूरोपियन यूनियन को है। हमारी रेमिटेंसेस जो है वो चीन को तो नहीं है। हमारी जो रेमिटेंसेस $30 अरब आ रही हैं, इसका बड़ा हिस्सा जो है वो
अमेरिका से आ रहा है, बरतानिया से आ रहा है, सऊदी अरब से आ रहा है, यूएई से आ रहा है। IMF से जो कर्जा मिलता है अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं मिलता, तो हम अमेरिका के बगैर हिल नहीं सकते हैं ना, ये तो आपको भी पता, मुझे भी पता है। से पहले भी डॉक्टर साहब मुतासिर हो रहा है, आप हम देख रहे हैं कि सीपैक तो इससे पहले भी मुतासिर हुआ, अमेरिका की वजह से ही मुतासिर हुआ। दीगर हम देख रहे हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ वहाँ पर हुई, चाइना के जो वहाँ पर वर्कर्स मौजूद थे, इंजीनियर्स मौजूद थे, उनके ऊपर अटैक्स होते रहे, तो वो तो पहले भी सबूताज करने की कोशिशें हो रही हैं। एक बार फिर अगर अमेरिका ने ये कर दिखाया जो कि उनकी जानिब से किया जा रहा है कि अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को ख़त्म किया जाए और सीपैक को फिर खटाई में डाला जाए, तो फिर सीपैक तो मुकम्मल होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। फिर हम ऑलरेडी चाइना के भी मकरूज़ हैं, चाइना से ही कर्ज हम लेकर बहुत सारे अपने मामलात देखते हैं, तो ये तो हमारे ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं इस तरह से। नहीं, देखिए ना, पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है, हमारी हरकतों की वजह से हम गरीब हो गए हैं, बहुत ताकतवर मुल्क है। अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान की मदद की जरूरत उसको अफगानिस्तान में है, जहाँ दहशतगर्दी हो रही है। अमेरिका को ये भी खतरा है कि अफगानिस्तान से जो अमेरिका के सिफारत खानों में भी दहशतगर्दी हो सकती है, यूरोप में भी हो सकती है। पाकिस्तानी फौज की बड़ी दुनिया में रेपुटेशन है और वो पूरी अपने शहीद हो रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी का कर रहे हैं। तो अमेरिका को हमारी मदद की ज़रूरत है। मिडिल ईस्ट में भी जहाँ हमारा असर रसूख है, हमारी फ़ौज है, हमारे पास गवादर पोर्ट है, कोई छोटा मुल्क नहीं है, तो पाकिस्तान को एक हद से ज़्यादा वो नहीं दबाएंगे। भारत उनका करीबी दोस्त है, उन्होंने कह दिया है कि भारत उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पाकिस्तान वॉर और टेरर का पार्टनर है, उनके अल्फाज ये हैं। तो वो हमसे अभी जब पाकिस्तान के मसले हैं वो पाकिस्तान को ज्यादा तंग नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा, तो फिर वो चीन के खिलाफ जो कोशिशें कर रहे हैं, रशिया पहले ही उनसे नाराज है, ईरान उनसे पहले नाराज है, तो अगर पाकिस्तान भी टोटल ऐसे नाराज हो जाए तो हो नहीं सकता। तो अमेरिका के लिए तो डॉक्टर साहब, ये जो 20 साल के बाद कहा जा रहा है कि जी IMF का इतना बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान में आया है, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, एग्रीमेंट्स हुए हैं, $40 अरब की सरमायाकारी होगी, तो हमें इस पे ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि तशवीश होनी चाहिए कि इसमें कुछ ऐसी शराइत मनवाई जा रही हैं जो कि हमारे लिए सूदमंद साबित नहीं होंगी। देखिए, बात यह है कि मैं आपसे बता दूं, बुनियादी चीज़ ये है, जो कुदरत का कानून है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, आपकी टैक्सों की आमदनी बढ़ाएं और बचतें बढ़ाएं, मुल्क की सरमायाकारी बढ़ाएं। जब बाहर से पैसा आएगा वो उसको सप्लीमेंट करेगा। आप अपनी जो टैक्सों की चोरी है, जो अपनी बचतें नहीं कर रहे, उसको यहाँ से पूरा कर रहे हैं, इसलिए फायदा नहीं होगा। सरमायाकारी अच्छी चीज है, लेकिन वो आप में इजाफी सरमायाकारी हो, टैक्सों की चोरी का नुकसान वहां से ना पूरा, वरना सरमायाकारी मुझे चाहिए, मेरे मुल्क को चाहिए। और शाह-खर्चियां भी थोड़ी सी बंद होनी चाहिए, और फिर टैक्सेस जो चोरी हो रहे हैं उनके ऊपर भी अगर रोक लगाई जी, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मगर पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है, गवादर पोर्ट की दुनिया में बहुत बड़ी अहमियत है, मेरी फौज की दुनिया में बड़ी इज्जत है, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन हाउस को इन ऑर्डर करना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और तौर पे पाकिस्तान को अपने मफादात देखकर फैसले करने होंगे, वो मंसूबे जिन्हें गेम चेंजर कहा जाता रहा 2014 में जिस वक्त सीपैक का आगाज़ हुआ, यकीनी तौर पे उसे पाए तकमील तक पहुंचाना ज़रूरी है। न सिर्फ रोज़गार के मौके पैदा होंगे बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, और पाकिस्तान की जो ताकत है उसमें इजाफा होगा। गो कि पाकिस्तान के दुश्मन, चाहे वो पड़ोसी मुल्क हो या अमेरिका, वो नहीं चाहते कि ये मंसूबा पाए तकमील तक पहुँचे। बिल्कुल जी, और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ आईफोन जो है वो बिल्कुल एप्पल जो है, एप्पल कंपनी सबसे सस्ता फ़ोन लॉन्च करने वाली है। इससे पहले तो हम देख रहे थे कि रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। और ये SE4 फ़ोन है जो कि मुतारिफ कराया जा रहा है, और एप्पल के आईफोन SE4 के हवाले से गुज़श्ता काफ़ी अरसे से ये बताया जा रहा है कि ये एप्पल का फ़ोन जो है ये सबसे सस्ता फ़ोन होगा, इसकी प्राइस बहुत कम होगी। हाँ, तो ये अच्छी चीज़ है जी, इकोनॉमिकल है, और देखते हैं जी मार्केट में आ जाए, पहले इसके फीचर्स देखने होंगे, और क्या प्री बुकिंग इसकी चल रही है, तो यकीनी तौर पे जो बजट इनके पास है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आईफोन एप्पल कंपनी ने अपना ही फ़ोन सस्ता करके बेचना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका क्या कसूर है? हाँ, उनके भी तो जज्बात हैं, वो भी तो चाहते हैं कि वो अच्छी सेल्फीज लें, अच्छा इस्तेमाल करें। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन जितनी हमारे ऊपर भरमार है टैक्सेस की, आपको लगता है कि पाकिस्तान तक पहुँचते ये भी 5 लाख तक पहुँच, ये भी महंगा हो जाएगा, तो ये हमारे पाकिस्तानियों की पहुंच से तब भी दूर ही रहेगा। लेकिन जो खरीदते हैं वो जाहिर है खरीदते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास बहुत पैसा है जी, वो बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, और वो ऐसे हमारी हुकूमत, हमारी जो PT है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, वो इतनी मेहरबान है, वो चाहते हैं हम तक कोई भी चीज़ आसानी से पहुँच ना पाए। अब तो बल्कि ये गैर मुल्कियों को भी, ओवरसीज जो पाकिस्तानी आते हैं, एक से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन वो भी नहीं ला सकते, ना ही रख सकते। वो चाहते हैं कि जी बस कोई भी हाथ से जाने ना पाए।
बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या सितारों का हाल आपकी किस्मत बदल सकता है और सितारों को देखते हुए आपको अपनी चालें किस तरह से चलनी है, ये बताएंगे। चाल चलन आपने सीधा रखना है, लेकिन किस तरह से, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बताएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए बॉलीवुड के भाईजान की। जी हाँ, सल्लू मियां की तरफ से एक इंकशाफ किया गया है जो सुन के लगता नहीं है कि ऐसा मुमकिन हो, लेकिन बहरहाल वो ये दावा कर रहे हैं कि वो दिन में सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। आपको यकीन आता है? इनफ मतलब इनफ नहीं है, मतलब आप 8 घंटे क्या, तो मतलब आपको सोना ही शुरू होते इतना टाइम तो हमें सोते हुए लग जाता है। अच्छा, इतना करवटें बदलते हुए नींद के लिए बन जाता है, ज़ेन बनाते हुए लग जाते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जेल में 8 घंटे सोता था, लेकिन नॉर्मल जेल से बाहर आकर 2 घंटे सोते हैं, तो मेरे ख्याल में इन्हें अंदर ही छोड़ना चाहिए दोबारा, ताकि नींद अच्छे से पूरी कर सके। बाहर की आबो हवा पसंद नहीं, सूट नहीं कर रही सल्लू मियां को, और वो कहते हैं कि जी अपनी मसरूफियात और सोने की रूटीन के हवाले से उनके 2 घंटे ही मिलते हैं। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जी वैलेंटाइन डे, क्योंकि अभी हाल ही में गुजरा, वो कह रहे हैं कि वैलेंटाइन डे से मेरा क्या लेना देना। वैसे ये तो वो ठीक है क्योंकि वो रोज ही वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तो अच्छा, मुझे लगता है इन्हीं का तो वैलेंटाइन डे है, मतलब बाकी सारी आवाम का तो नहीं, इनका तो जरूर वैलेंटाइन। वैसे आप जो ब्रेक में कह रही थी कि जी लड़की इन्होंने कोई नहीं छोड़ी वैलेंटाइन डे से इनका, बिल्कुल ऐसे ही है। इनकी गर्लफ्रेंड के चर्चे रहते हैं। मैं बिल्कुल कायम हूँ। सल्लू भाई की जो गर्लफ्रेंड्स हैं वो ज़बान ज़द आम उनके चर्चे रहते हैं। तो फिर सल्लू भाई का वैलेंटाइन से ताल्लुक ना होना, इतनी लाताल्लुकी का इजहार कुछ समझ में नहीं हो सकता है वो मजहबी हो गए हों, उनके ख्यालात में मेल जोल बैठता। लेकिन एक चीज़ तो मानने वाली है कि 59 साल के वो हो चुके हैं, इनकी उनको देख के मानना पड़ेगा। हाँ, अपने आप को जिस तरह से उन्होंने फिट रखा हुआ है, अपने फैंस को वो हर साल एक सुपर डुपर हिट फिल्म देते हैं। तो इस बार भी उनकी फिल्में रिलीज भी होती हैं ईद के करीब या ईद पर आती हैं, तो छोटी ईद कभी बड़ी ईद नाम की मूवी है, और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी अपने फैंस को मायूस नहीं करेंगे। तो ये एक दिलचस्प खबर थी उनके सोने की रूटीन से मुतालिक, हमने सोचा आपके साथ शेयर कर देते हैं। आप जान लेते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट के बारे में, सितारों का हवाल कैसा रहने वाला है। आपके सितारे क्या कहते हैं? नौकरी की तलाश सक्सेसफुल रहेगी, शादी हो जाएगी, रिश्ता मिलेगा या नहीं, इज़्दिवाजी ताल्लुकात में ताल्लुकात कैसे रहेंगे, बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो उनसा, कैसी हैं आप और सितारे क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सब ठीक हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, हम तो ठीक हैं। लेकिन हमारे देखने वाले कैसे उनका हफ्ता गुजरने वाला है, क्योंकि कल आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, तो आज बताइए फिर। ठीक है, एरीज से स्टार्ट करते हैं, जिनका स्टार जो है एरीज या मुरझूमल है। ये हफ्ता भला अनसर्टेनिटी लेकर आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन्स लेकर आ रहा है। उनके पास कुछ ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज होंगी, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, लेकिन कंफ्यूज रहेंगे, डिसाइड नहीं कर पाएंगे, कोई डिसीजन नहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं। बस माइंड में जो है वो कभी कोई ऑप्शन की तरफ वो सोचेंगे, कभी किसी ऑप्शन की तरफ सोचेंगे। फैसला साजी का फुकदान दिखाई दे रहा है, तो जरा थोड़ा सा कमिटमेंट के साथ सोच समझ के फैसला करना। दिक्कत होगी। टॉरस की बात करते हैं, यहाँ पर टॉरस वालों का बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है, यानी कि ट्रैवलिंग होगा। एक तो टॉरस का इस वक्त सफर रहेगा। फिर यहाँ पर सोशल बहुत नजर आ रहे हैं, सोशलाइजिंग, लोगों के साथ मुलाकातें, मीटिंग्स, और अपने करियर में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि प्रोग्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, या कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जैसे फॉरेन ट्रेडिंग हो गया, या फॉरेन से रिलेटेड कोई ऐसा काम, या बैरून मुल्क में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। टॉरस के लिए ऑल ओवर सब कुछ अच्छा चल रहा है। जी, टॉरस जो जिन लोगों की कम्युनिकेशन पावर अच्छी नहीं है, उनको अपनी कम्युनिकेशन पावर को उस पर मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, स्किल को बेहतर करना चाहिए। जेमिनाई की बात करते हैं, बुर्जोजा की जो मून की एनर्जी है, तो जेमिनाई भी कंफ्यूज रहेगा इस हफ्ते। कोई डिसीजन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा, कभी एक ऑप्शन की तरफ, कभी दूसरे ऑप्शन की तरफ। फिर जेमिनाई वालों के लिए जो वर्क प्लेस पर या कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत हसद करते हैं, तो ऐसे मतलब लोगों से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। एहतियात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेमिनाई वालों को अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। ठीक। अब बात करते हैं कैंसर की, और 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कैंसेरियंस के लिए शादी के बहुत अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं, या कोई नई जॉब करना चाहते हैं, या कोई नया कारोबार करना चाहते हैं कैंसेरियंस, उनके लिए इस वक्त न्यू बिगनिंग्स है। तो कोई नया काम, कोई नया रिलेशनशिप, किसी के साथ नई दोस्ती
दोस्ती बन सकती है। लियो के लिए जो कार्ड है वो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो लियो वाले ये हफ्ता बड़ा रोमांटिक रहेगा, किसी दोस्त से मुलाकात हो सकती है, रोमांस रहेगा, मोहब्बत, प्यार, कोई दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है लियो वालों और वैसे भी इस वीकेंड पे मौसम भी सुहाना होने जा रहा है, तो मौसम का लियोस के ऊपर काफी असर होगा, मौका भी है, मुनासबत भी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि मौसम का भी असर होगा और एनर्जी लियो वालों की भी ऐसे ही है, और दोस्तों के साथ मुलाकातें, एक अच्छी मीटिंग्स और फन और ट्रैवल भी हो सकता है। ये तो अच्छी बात है। गुड। वाह। के बाद हम बात करते हैं वर्गो की, और 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है वर्गो वालों के लिए, हीलिंग का कार्ड है। जो लोग बीमार हैं, सेहत उनके लिए हीलिंग शुक्र है फाइनली, क्योंकि जुनैद खासे बीमार रहे हैं लास्ट 2 वीक इनके काफी मुश्किल गुजरे हैं सेहत के हवाले से, और ये इस बीमारी को देख के मुझे लगा कि बाकी सितारों का जो हाल है वो असरअंदाज होता है हमारी लाइफ के ऊपर। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बीमारी से जान छूटने वाली है, जान छूटने वाली है, आपकी हीलिंग शुरू हो गई है। और बीमारी के अलावा भी अगर नौकरी में कुछ मसला है या रिलेशनशिप में मसला है, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें बेहतर हो रही हैं, चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं। और यहाँ पर ट्रैवल का कार्ड भी है, तो हो सकता है आप कोई ट्रैवल प्लान भी करें। फिर लिब्रा का देखते हैं। लिब्रा वालों के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है, स्पेशली जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं या गोल्ड का कोई काम करते हैं, उनके लिए बेहतरीन टाइम स्टार्ट हो रहा है। उनको कोई प्रॉफिट हो सकता है, कारोबार में प्रॉफिट हो सकता है, फिर अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है वहां पे प्रॉफिट हो सकता है, इनहेरिटेंस उनको मिल सकता है। शादी का बहुत अच्छा टाइम नजर आ रहा है लिब्रा वालों का, एक हैप्पीली मैरिड नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ ये फैमिली का कार्ड भी है, तो फैमिली के हवाले से भी हो सकता है, फैमिली में इजाफा भी हो सकता है, टाइम बहुत अच्छा है, इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, पैसा कहीं से आ रहा है, कोई जैकपॉट, कोई लॉटरी आपकी निकल सकती है। अच्छा जी, अच्छा, ये उनके जैकपॉट भी होते हैं हाँ, नहीं, उसके लिए लॉटरी का टिकट आपका लेना जरूरी है। अच्छा, ये लेना, हाँ, लेने से पहले नहीं निकलेगी लॉटरी। तो ये है। फिर स्कॉर्पियो की बात करते हैं, और स्कॉर्पियो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो स्कॉर्पियो जो है वो हैप्पीनेस का कार्ड है, खुशियां उनको मिलेंगी, कोई अचीवमेंट नजर आ रही है, कोई ऐसा गोल, कोई सी चीज का इंतजार कर रहे थे तो वो काम नहीं हुआ था, तो इस हफ्ते वो काम हो जाएगा। शादी के भी बहुत अच्छे स्कॉर्पियो के चांसेस हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो भी जबरदस्त है, सफर उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक घर से दूसरे घर में मूव हो सकता है, एक ऑफिस से या एक जॉब से दूसरे ऑफिस में। अच्छा अंसर, अभी तक सारे सितारे जो आप बता रही हैं, सारे सितारों का हवाल सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, कोई भी सितारे में हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई है। जो आगाज था उनके लिए थोड़ा सा मुहतात रहने के लिए कहा गया था, तो क्या सितारे सारे सीक्वेंस वाइज आ गए हैं, लाइन में आ गए हैं और सब कुछ अच्छा हो गया इस वजह से? देखिए, ये एनर्जीज हैं और एनर्जी चेंज होती रहती हैं। इस हफ्ते वाकई मैं देख रही हूँ स्कॉर्पियो तक जो भी मैंने रीड किया है, ऑलमोस्ट सारे जो है वो स्टार्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। सेजिटेरियस की बात करते हैं, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आप इनको देखें ना, ये लोग कंफ्यूज है, सेजिटेरियस अगेन, और कोई फैसला नहीं ले पा रहा है, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं। फिर इनको सेहत की तरफ जरा फोकस करना चाहिए। फीमेल्स हैं सेजिटेरियस, उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, या उनकी इश्यूज जो होते हैं वो आपको नजर आ सकते हैं, तो ये चीजें हैं, तो उनको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। फिर कैप्रिकॉन, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड, यहाँ पर तलवार है कैप्रिकॉन के लिए, तो उनका जंग में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जंग में तो नहीं, कोई काम करेंगे तो उनके मुश्किलात हैं, ठीक है, कोई नया काम शुरू होगा, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो बड़ा चैलेंजेस होते हैं, तो ये हफ्ता चैलेंजिंग हफ्ता होगा कैप्रिकॉन के लिए। अगर शादी हो रही है सब पे तो भी बड़ा चैलेंज है, वो तो वाकई बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हाँ, डिले हो रहा है, और कोई काम ऐसा, पैसे फंसे हुए हैं, पैसे नहीं आ रहे, रिकवर नहीं हो रहे हैं, तो ये चीज है। फिर एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस वालों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन किस्मत उनका साथ देगी। अगर कोई काम उनका रुका हुआ है, शादी नहीं हो रही, कारोबार नहीं चल रहा, नौकरी का इशू है, तो उनके लिए जो है किस्मत, लक जो है वो उनका साथ देगी। ये जो अप एंड डाउन चलते हैं किस्मत की तरफ से होते हैं, नसीब की तरफ से होते हैं। एक अगर फेज जो है वो अच्छा नहीं गुजरा, तो वो फेज जो है लाइफ के चेंज होते रहते हैं। ठीक है।
स्पाइसेस की बात करते हैं, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्पाइसेस वालों को पैसों को लेके बहुत एहतियात करनी है। अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे किसी को देते हैं या लेते हैं, लेन देन जो भी आपकी मनी की लेन देन है, पैसों को सोच समझ के करनी चाहिए, वरना आपके पैसे कहीं फंस जाएंगे, आपको कोई धोखा मिल सकता है, आपको कोई ट्रैप कर सकता है। और थोड़े बहुत अगर आपके मामलात में डिलेज आते हैं, शादी में डिले आ रहा है या फिर रिलेशनशिप में इश्यूज हैं या जॉब में इश्यूज हैं, तो भी आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। जल्दबाजी में आपने कोई भी फैसला नहीं करना है। What is next? ये स्टार्स हमारे स्टार्स कंप्लीट हो गए और हमारी उनसा ने जिस तरह से बताया है आपको कि मोहतात चलिएगा और जिन लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जो उनके लिए शादी की अच्छी खबरें हैं, बहुत सारी अच्छी खबरें जो हैं वो आज के सितारों के हवाले से हमें उनसा ने दी हैं। बहुत शुक्रिया उनसा, आप हमारे साथ मौजूद थी। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ जाते जाते कराची के मसाइल के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि वक्त कम रह गया हमारे पास। तो कराची को हम डिस्कस ना करें, वहाँ पर जो मसाइल मौजूद हैं, कुछ वबाई अमराज हैं जो कि तिब्बी माहिरीन का मास्क के इस्तेमाल का मशवरा तो है, लेकिन और क्या क्या इकदाम हो सकते हैं ये जानते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब से, माहिर वबाई अमराज हैं। आपको वेलकम कहेंगे डॉक्टर साहब। क्या तरीका होना चाहिए कराची में? एक तो वजह क्या है इन्फ्लुएंजा के फैलाव की, इतने ज़्यादा केसेस क्यों सामने आ रहे हैं, और बचने के लिए मास्क के अलावा क्या किया जा सकता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में करने के। केसेस आने की एक वजह तो ये कि इसकी रिपोर्टिंग हो रही है, तो ये एक बेहतर वो है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब सिस्टम है जो सर्वेलेंस हो रही है। दूसरा है कि सर्दियों के मौसम की वजह से वबाई अमराज या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन स्पेशली जो बढ़ जाते हैं पूरी दुनिया में, और खुसूसन की आबादी जहाँ पे ज्यादा होती है, लोग क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं, बीमारी बढ़ जाती है। और इन्फ्लुएंजा के केसेस तो ये है कि सर्दियों से काफी लिंक है, लोग एक क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं और वेंटिलेशन निस्बतन कम हो जाती है सर्दियों में, तो उस वजह से बीमारियां निस्बतन ज्यादा फैलती है। लेकिन ये इसके साथ कुछ और भी चीजें हैं जो फैल रही हैं, कुछ और वायरसेस भी हैं, जैसे कोरोना वायरस है, उसके 8 केसेस बताए जा रहे हैं, फिर राइनो वायरस है, RSV है, ये किससे रिलेटेड हैं ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, आम आवाम के लिए तो ये सारे नज़ला जुकाम वाली अलामात वाली बीमारियां हैं, लेकिन जब नाम सामने आते हैं तो लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं। बाकी ये मिलती जुलती अलामात वाली बीमारियां हैं, राइनो वायरस हुआ, रेस्पिरेटरी सिंसेशन वायरस हुआ या इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ। लेकिन आवाम को चाहिए कि वो अपने एहतियाती जो तदाबीर है, एक तो वैक्सीन, जिन बीमारियों की वैक्सीन अवेलेबल है बर वक्त वो वैक्सीन लगवा लें। दूसरा, अगर कोई बीमार हो तो वो एहतियात ये कर लें कि वो बीमारी मजीद ना फैलाए, वो खुद तो सही हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादातर बीमारियां खुद सही होने वाली बीमारियां हैं। इससे और डॉक्टर साहब, क्या ये वायरल इन्फेक्शंस हैं? क्या ये एक से दूसरे में जल्दी मुंतकिल हो जाते हैं? एहतियात क्या क्या होनी चाहिए इसके लिए फिर? बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है कि ये वायरल इन्फेक्शन है और इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए गैर जरूरी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये खुद विदिन अ वीक टाइम सही हो जाता है, तो हफ्ता तक आप इंतजार करें और कोई डॉक्टर के मशवरे से अद्वियात लें। गैर जरूरी अद्वियात लेने से गुरेज करें और बीमारी को रोकथाम में अपना रोल प्ले करें कि मजीद बीमारी ना फैले। और थोड़ा सा इसकी अलामात से मुतालिक भी आगाही दीजिएगा आप, क्या फीलिंग्स होंगी, क्या अलामात होंगी? किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया या एलर्जी स्पेसिफिक हो गई है? ये इन्फ्लुएंजा तो आम जो नज़ला जुकाम खांसी या आपको जो है छींक के आना, ये अलामात ज्यादातर शामिल है, बुखार हो जाता है। तो इतनी कोई खतरनाक अलामात इसके नहीं है, आम जो हमें नज़ला जुकाम होता है इस तरह की अलामात है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इसको हम बीमारी समझें, इसलिए हम नज़ला जुकाम को बीमारी नहीं समझें। तो डॉक्टर साहब, वैक्सीन किस वायरस की या किस बीमारी की जो कि अभी तक हमने बताई हैं, उनमें से किस की वैक्सीन मौजूद है? और क्या छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है? किस उम्र से वैक्सीन शुरू हो जानी चाहिए, लगवा लेनी चाहिए? इन्फ्लुएंजा के फ्लू शॉट अवेलेबल है, इस तरह निमोनिया के केसेस भी आ रहे हैं, तो उसमें बच्चों में निमोनिया के वैक्सीन अवेलेबल है, बच्चों में वैक्सीन लाजमी लगवाएं ताकि इनके जो मुज़िर असरात हैं बीमारी के या ज़्यादा शिद्दत वाले अलामात हैं उससे बचा जा सके। बाकी जिस तरह माशरे में सफाई का हम हर वक्त एहतियात बरतना चाहिए कि सफाई का ख्याल रखें, उस तरह अगर हम एहतियात करेंगे, सफाई का ख्याल रखें, तो बीमारी इन बीमारियों समेत बाकी बीमारियों पे हम काबू पा सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान। जिस तरह से बता रहे हैं कि गैर मयारी जो ग़िज़ाएं हैं उससे इज्तनाब किया जाए, मास्क पहना जाए और इस मौसम में एहतियात बरती जाए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। बिल्कुल, और गैर ज़रूरी तौर पर एंटीबायोटिक से भी बचा जाए, क्योंकि एक बीमारी तो है। डॉक्टर से रुजू भी कीजिए, एहतियात कीजिए, मास्क का
इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा ओवरडोजेस एंटीबायोटिक्स की ना लें, वो आपको मज़ीद मुतासिर कर सकती हैं। जाते जाते आपको बताते हैं, मोहब्बत एक लाजवाल जज्बा है नाज़रीन, जो कि फासले, वक्त और हालात की तफरीक के बगैर इंसानों को आपस में जोड़े रखता है। बिल्कुल जी, इसकी एक जिंदा मिसाल है जो कि हमारे सामने आई है। ब्राज़ीलियन जोड़ा है जिनके यहाँ ये मिसाल मिलती है। ब्राज़ील के एक मोहम्मद जोड़े ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे तवील अरसे तक शादीशुदा जोड़े होने का एजाज़ अपने नाम कर लिए। तो जनाब 105 साल हैं जो इन्होंने एक साथ डेनो और मारिया डिसूसा हैं जिन्होंने ये 101 साल एक दूसरे के साथ गुजारकर ये एग्जाम्पल कायम की है। और 1940 में ब्राज़ील की रियासत सियारा में वाक़े बोअवेंचुरा के एक चर्च में इन्होंने शादी की थी और वहाँ पे शादी के बंधन में बंधे थे। वैलेंटाइन डे 2025 तक इनकी जो शादी है इसको 84 साल और 77 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। तो हम दुआ गो हैं कि हम सब के की शादियाँ हमारे सबके लाइफ पार्टनर्स के साथ इतना ही लंबा दौरानिया रहे और इतनी हंसी खुशी जिंदगी गुजरे। जब मोहब्बत होती है तो मोहब्बत का रिश्ता भी होना चाहिए, वरना वो सजा में तब्दील। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे का ख्याल रखें। आपको पता है इनके 100 से ज्यादा पोते पोतियाँ और नवासियाँ भी हैं, तो जनाब ये तो पॉपुलेशन में इजाफा भी है। वो तो होना ही है वक्त के साथ साथ, जब आप इतनी उम्र के हो जाते हैं तो फिर आपके पोते पोतियां तो होते हैं। लेकिन वैसे इनको नाम कैसे याद रखते होंगे, इतने सारे पोते रोल नंबर रखे हुए होंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल में रोल नंबर और नंबरिंग के हिसाब से वो उन्हें पहचानते होंगे। लेकिन जी ये मोहब्बत भरा रिश्ता इसी तरह से कायम दायम रहना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, खत्म हो चुका है, इजाजत चाहेंगे आपसे, मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।